wavelength of spectral line in hydrogen atom। इसके लिए थोड़ा सा हम बैक जाएंगे वापस। ये रहा न्यूक्लियस, ये रही ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है? कोई बोलेगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरल फॉर्मूला 13.6 वाला नहीं, कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? माइनस का m z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। जब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो ये कहा जाएगा? हायर ऑर्बिट। मान लो सेकंड में गया, कितनी देर रुकेगा यहां? 10 टू दी पावर -8 वापस आएगा। वापस आते समय एक्स्ट्रा एनर्जी को किसके फॉर्म में एमिट करेगा? फोटोन। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला ये है mz² e पावर। अच्छा एक मिनट, पहले तो यहां बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। फॉर हाइड्रोजन z कितना होगा? 1। तो E का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस का m e पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यही आएगा। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है तो यहां EL, तो यहां NL, बाकी तो कांस्टेंट है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा तो EH क्या होगा? माइनस का m e पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यहां सफिक्स में क्या आ जाएगा? h। ठीक, कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या एमिट करेगा? एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल क्या होगा? हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। इन एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी का फोटोन बाहर निकलता है। ये मालूम है, कल की वीडियो में हम देख चुके हैं। अब दोनों की वैल्यू रखो तो EH माइनस का m e पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यहां NH, यहां N। दोनों में हमें कॉमन मिलेगा। कॉमन क्या मिलेगा बेटा?
एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डेल्टा ई लिख दिया। कॉमन क्या मिला? अंदर बचेगा 1 अपॉन, तो तुम्हारा पहले -1 अपॉन, ठीक, इतना क्लियर? इससे डेल्टा ई एक्चुअल में है क्या? डेल्टा ई एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? hc बाय लैम्डा इक्वल में m e पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन nl स्क्वायर -1 अपॉन nh स्क्वायर। ठीक है, हमें केवल लैम्डा चाहिए, तो 1 बाय लैम्डा क्या हो जाएगा? m e पावर 4 अपॉन c h क्यूब, यही होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या इनमें कोई वेरिएबल है कि सारे कांस्टेंट हैं? सारे कांस्टेंट। जब ये सारे कांस्टेंट हैं तो इनकी जगह एक नया कांस्टेंट लिखेंगे आर, आर एच। इसे कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन एन एल स्क्वायर -1 अपॉन, ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁵ होती है, 7 होती है, इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। ये आ गया आपका फॉर्मूला। किसके लिए आया ये फॉर्मूला? वेवलेंथ ऑफ, अभी न्यूमेरिकल से क्लियर होगा ये, इन, तो फिर देख लीजिए एक बार, पर्टिकुलरली बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन की, उसमें हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या आएगा? 1, Z1 रख दिया। लोअर एनर्जी लेवल ये रहा, हायर एनर्जी लेवल ये रहा। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो क्या एमिट करेगा? फोटोन। फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा, ये आ गया फॉर्मूला। 1 बाय लैम्डा को कहते हैं वेव नंबर। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राइट द फॉर्मूला फॉर वेव नंबर। तो स्पेशली आपको ये लिखना है कि 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। एक चीज। दूसरी चीज, के लिए पहले समझा रहे अभी। इसको एड्रेस करें, नोट्स में है क्योंकि। अब सुनिए एक्चुअल में ये है क्या। देखिए बेटा, कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहां आता है?
लोअर एनर्जी लेवल में। तो इस तरह से एक सीरीज मिलती है। इस सीरीज का नाम क्या था? रायमन सीरीज। आज मैं आपसे कहूं कि बेटा लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी? तो ये फर्स्ट लाइन क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन। इस स्पेक्ट्रल लाइन की क्या पूछी है? वेवलेंथ। तो आर ये रहा, एन एल लोअर एनर्जी लेवल कौन सा होगा? 1। एन एच हायर एनर्जी लेवल कौन सा होगा? 2। तो यहां 1 आएगा, सॉल्व करके वेवलेंथ आ जाएगी। मैं आपसे कहूं लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, तो क्या चेंज होगा यहां पे? लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन, इसकी बात हो रही है। तो हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, तो यहां 3, यहां 1। मतलब इस फॉर्मूले से आप किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाओ। ठीक, जैसे मैं कहूं देखना, ये कौन सी सीरीज थी? बामर सीरीज। मैं आपसे कहूं बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ बताओ, तो किसकी बात हो रही है? हायर एनर्जी लेवल 3rd, लोअर एनर्जी लेवल। हो पाएगा? बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है? अब एक पॉइंट जो आपको नोट करना है, सुन लो पहले। कोई भी सीरीज हो, बामर हो, लाइमन हो, पास्चन हो, ब्रैकेट हो, फुंड हो, कोई भी, उनकी जो पहली लाइन होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और उनकी जो लास्ट लाइन होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। चाहे मैं बामर की बात करूं, चाहे मैं लाइमन की, चाहे किसी और, हर सीरीज में फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और लास्ट लाइन की वेवलेंथ मिनिमम होती है। ये लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए ये। हर सीरीज में हर सीरीज में फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और लास्ट लाइन की वेवलेंथ मिनिमम होती है। लिख लिया बेटा? अब न्यूमेरिकल फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, find the maximum wavelength of spectral line in
Lyman series. Maximum wavelength of spectral line in Lyman series. ठीक, इतना ही आएगा क्वेश्चन। तो अब मैक्सिमम वेवलेंथ किस लाइन की होती है? फर्स्ट लाइन की। तो फर्स्ट लाइन के लिए NH कितना? 2 और NL कितना? 1। ठीक, देखिए लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। दैट इज NH इक्वल टू NL इक्वल 1। रखो ये वैल्यू, R की वैल्यू सबसे एंड में रखेंगे बेटा, फिलहाल केवल 1 और 2 रखना। तो लैम्डा क्या आ गया? यही आएगा। तो 4 बाय RH की जगह 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7। ऊपर ले जाओ, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। कितना आ रहा लैम्डा? 1.10 टू द पावर -7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। Find minimum wavelength of a spectral line find minimum wavelength of spectral line in Balmer series. Minimum wavelength of spectral line in Balmer series. तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? लास्ट लाइन की वेवलेंथ मिनिमम होती है। देखो, लास्ट लाइन की वेवलेंथ मिनिमम होती है। तो बेटा NH कितना लोगे? NH इनफाइनाइट। लास्ट लाइन कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन? इनफाइनाइट। और कहा गिरेगा? बामर है, 2 में ही आएगा। तो NH इक्वल इनफाइनाइट
और NL इक्वल टू कीजिए इसको। तो अब यहाँ इनफाइनाइट आएगा और यहाँ 2। फोर बाय RH कितना आया? 3.69। कोई बात नहीं, इतना काफी है। 3.669 इंटू 10⁻⁻⁻। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ H बीटा लाइन। देखो ये लिखा H बीटा। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ H बीटा लाइन इन बामर सीरीज। अब इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? इनमें से किसका नाम है H बीटा? तो आपको याद हो मैंने कल आपको बताया था कि बामर की पहली लाइन H अल्फा, दूसरी लाइन का नाम H बीटा। देखिए बामर सीरीज की सेकंड लाइन को H बीटा कहते हैं। The second line of Balmer series is known as H beta. तो NH कितना हुआ? 4। और NL कितना हुआ? 2। भाई इस वाली लाइन की बात हो रही है, यहां से यहां। तो NH हुआ 4 और NL हुआ 2। कीजिए इसको। डोर क्लोज कर देना बेटा।
एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। टॉपिक है एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब स्टॉप राइटिंग, पहले इसको समझो। हाइड्रोजन में, या हाइड्रोजन की बात नहीं करूं, जनरल बात करूं, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी एनर्जी का फॉर्मूला शॉर्टकट में क्या था? इसकी एनर्जी थी माइनस का 13.6 Z² इन, यही थी। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी का ये एक जनरल फॉर्मूला है, यही है भैया। अब सुनिए, हम बात करें हाइड्रोजन की, तो Z कितना रख देंगे? 1। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? माइनस का 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, माइनस 13.6। ठीक। अब मैं कहूं इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में जाना है, तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए? कैसे पता लगाओगे? पहले आप सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालो। यहां 1, यहां 2, आंसर आएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाना है, तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? दोनों को माइनस करोगे, माइनस करके आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने में कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट से सेकंड में जाने में। उस एनर्जी को आप क्या कहोगे? मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होके फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला गया? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू। ठीक। ये एनर्जी हमें देने के लिए किसके फॉर्म में देते हम? किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू V। मतलब इलेक्ट्रॉन को जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे वो किसके फॉर्म में दोगे? पोटेंशियल के फॉर्म। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज, और किसके फॉर्म में दोगे? दैट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। कितनी बात समझ में आई? एक्साइटेशन एनर्जी कितनी थी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा 10.2 वोल्ट। आगे से क्या हट जाएगा? इलेक्ट्रॉन। कैसे हट जाएगा वो भी समझो। के कितना रखोगे आप? एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2। एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है? 10.2। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाने के लिए क्या करोगे? तो जूल में आ जाएगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में, तो वोल्टेज कितना आएगा? 10.2 वोल्ट। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से? क्वेश्चन देखो।
फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी find excitation energy and excitation potential for hydrogen atom to jump the electron from first orbit to third orbit. फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। ठीक, तो किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन की। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। लिख लिया फॉर्मूला? फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल 1, वो रखिए। फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल 1, तो ये आया। ठीक, नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्बिट EL, एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट। फॉर थर्ड ऑर्बिट, कितना आएगा ये? सॉल्व करके आएगा माइनस का 3 नहीं यार 3 का 1.5 पर। तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो गई? डेल्टा ही मत लिखना, एक्साइटेशन एनर्जी लिखना सीधे सीधे। एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल कितना हो गया? निकालिए। हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो माइनस का 1.51 और प्लस का 13.6, कितना आ गया? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो क्या आई? एक्साइटेशन एनर्जी। अब इसके बाद आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल and excitation potential equal 12.09 वोल्ट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी
for lithium to excite the electron from second orbit to fourth orbit. From second orbit to fourth orbit. अब बताओ बेटा, लिथियम के लिए Z कितना लोगे? 3 H Li, तो माइनस का 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर देख लेना। फॉर लिथियम Z इक्वल 3। तो पहले तो ये देख लें कितना हो रहा। तो कितना आया ये? 122.4 अपॉन n स्क्वायर। अब कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट को जाना है? सेकंड से फोर्थ। तो EL माइनस 122.4 बाय 2 का स्क्वायर। 4 से डिवाइड करो, कितना आया? 30. EH 122.4 अपॉन 4 का स्क्वायर। इसको बताओ कितना आया? चेक कर लीजिए सभी लोग, यही आया है। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस का 7.65 और प्लस का 30.6। कहीं भी 1% भी कोई डाउट? ये क्लियर है? तो ये तो था एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब आता है आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये बताइए आयोनाइजेशन में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या वापस आता है? देखना, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये है इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे इसे आयनाइज करना है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए चला जाएगा। भाई ये स्ट्रक्चर किसका बना है? H का। H पॉजिटिव की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने, तो ये क्या वापस आएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट से भी जाएगा वापस लौट के, तो आयनाइजेशन में EL तो निकलेगा, EH हमेशा इनफाइनाइट। हायर एनर्जी लेवल इनफाइनाइट चला गया, तो यहां जैसे इनफाइनाइट रखोगे तो आंसर 0 आएगा। EL तो आएगा, EH हमेशा 0 रहेगा। ठीक है? जैसे मैं इसकी की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बताओगे? हाइड्रोजन के लिए यहां क्या रखोगे? 1, तो कितना आएगा?
माइनस का 13.6 अपॉन, अब जैसे ही आप EL की बात करेंगे, EL कितना हो जाएगा? यही होगा। EH के लिए आप क्या करेंगे? कहां चला गया वो? तो ये पूरा क्या आएगा? 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगी? EH माइनस EL। आंसर आएगा, क्वेश्चन देखो, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। आंसर आपके सामने है, पूरा नोट कर लीजिए। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर लिथियम एटम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर लिथियम एटम। आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया है लिथियम का। कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? सेकंड से ही निकलेगा, ऐसा तो नहीं अंदर से निकल जाए। तो लिथियम के लिए सबसे पहले तो Z3 रखो, तो 122.4। एक काम खत्म। अब लिथियम की सेकंड ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी होती है? सेकंड। लिख लो, लिथियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड है। कितना आ जाएगा? माइनस का, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई? 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए समझ में आया या नहीं आया? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, नहीं हो तो कल दर्शन दीजिए।